हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका, ठीक है। और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 1, ठीक है बच्चों। इसका नाम है भाषा, व्याकरण एवं विचार वर्ण, ठीक है। मतलब लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑर्थोग्राफी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला अध्याय इस पुस्तक का, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है बोलना। तो बच्चों समझ आया भाषा। देखिए, हम इसे भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि भाष ये संस्कृत से लिया गया है और दूसरा क्या है, ये इसका अर्थ होता है बोलना, इसीलिए, ठीक है। देखिए, इस भाष से ही भाषा शब्द अस्तित्व में आया, ठीक है। इस प्रकार हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से कहते अथवा बोलते हैं, वह सब भाषा है, ठीक है। भाषा मन के भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो बच्चों समझ आया, जिस प्रकार मैं आपको अपनी बातें बता रही हूँ, अपने यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसका अर्थ क्या है, मतलब मैं कुछ भाषा बोलकर आप लोगों को समझा रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, मेरे द्वारा बोली गई कोई भी जो बात है, कोई भी जो शब्द मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, भाषा है, ठीक है। आइए भाषा की परिभाषा देखते। देखिए बच्चों, क्या है, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार। देखो बच्चों, क्या है, मनुष्य प्राय 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है। कौन कौन से, देखिए किन किन माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट करता है। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर, तीसरा है संकेतों के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 माध्यम है। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आगे, व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया जाता, ठीक है बच्चों, समझ आया। संकेत क्या है, संकेतों में ये हम व्याकरण में इसका कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए, अतः विचार प्रकट करने की 2 प्रक्रियाएं, बोलना तथा लिखना, ही व्याकरण में स्थान पाते। तो समझ आया बच्चों, संकेत हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हो जाते हैं। कौन कौन सा, पहला है उच्चारित या फिर मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते बच्चों, उपभाषा मतलब सब लैंग्वेज। चलिए देखिए क्या होता है, बोली बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उससे प्रयोग में लाने लगता है, ठीक है, और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप लेने लग जाती है, ठीक है। ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोलियां है, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषा बन गई है। तो बच्चों आपको समझ आया, हमने बोली, देखिए आप पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि बोली क्या होती है, बोली क्या होती है, बताइए बच्चों। तो देखिए एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली उनकी अपनी एक भाषा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी बोलते हैं और बोली भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, तो देखिए ये जो बोली है, इसी को जब हम एक मुख्य वर्ग, मतलब एक पढ़ा लिखा वर्ग, और आप कह सकते हैं जब प्रयोग से मुख्य रूप से इसको लाने लग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, ये हमारी उपभाषा बन जाती है, ठीक है बच्चों। देखिए अब जिस प्रकार ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, ये सारी क्या है, ये बोलियां हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, देखिए क्योंकि ये क्या है, ये प्रमुख बन चुकी है, ठीक है। ये क्या है, ये इन्होंने साहित्य का रूप ले लिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने की वजह से ये क्या बन गई है, उपभाषा बन गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज। चलिए देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से बनी है, ठीक है। किससे बनी है, सिंधु शब्द से। देखिए कुछ विदेशी लोग, जैसे कि देखिए स का उच्चारण ह करते थे, इस कारण सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हो गया। तो बच्चों समझ आया, सिंधु क्या बन गया है, हिंदू बन गया है, ठीक है। अतः हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी कहलाई। तो बच्चों समझ आया, ये आपका बना गया है किससे, सिंधु से। लेकिन कई जो लोग हैं, विदेशी लोग, जो सिंधु को मतलब स को हा कहते थे, इसी वजह से हमने सिंधु को हटाकर हिंदू रख दिया, ठीक है। और हिंदुओं को द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हमने हिंदी कह दिया, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है इसमें, अतः हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी कहलाई, ठीक है। देखो बच्चों, वास्तव में हिंदी किसी प्रदेश की भाषा नहीं है। सही अर्थों में यह एक भाषा ना होकर भाषा समूह है, जिसमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित हैं, ठीक है। यह एक प्रिय एवं मधुर भाषा है जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। समझ आया बच्चों, वो जो कि ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा की
राजभाषा है, ठीक है। संस्कृत भाषा इसकी जननी है और इसी से अभिव्यक्ति की क्षमता इसे विरासत में मिली है। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से है, इसकी जननी कौन है बताइए, संस्कृत भाषा है, ठीक है। संस्कृत से ही बनी है हमारी हिंदी भाषा। देखिए आगे, हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है, ठीक है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है, यह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है, ठीक है। देश में अनेक प्रदेशों जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में आदि में इसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। समझ आया बच्चों। देखो अब भारत के दक्षिणी भाग जैसे कि कौन सा है, दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा दक्षिणी हिंदी कहलाती है। हिंदी की खड़ी बोली को राजभाषा का स्थान दिया गया। तो बच्चों आपको समझ आए, जो हमारी हिंदी है वो ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। समझ आया बच्चों, जो कि देखिए अब हिंदी क्या है, हिंदी जैसी ही बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है, सरल भी है अन्य भाषाओं के मुकाबले, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखिए कौन कौन सी है। तो पहला है पूर्वी हिंदी, ठीक है। देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्गीय उपभाषाएं। बच्चों समझ आया। इसमें आपको याद रखना है कि ये हिंदी की क्या है, आपकी उपभाषाएं, ठीक है। तो हमने देखा कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्ग, ठीक है, ये सभी आते हैं, ठीक है। देखिए अब दूसरा है कौन सी, पश्चिमी हिंदी। तो देखो बच्चों कौन कौन सी है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। ये बोलियां जो हैं आपके किसके अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए कौन सी है, बिहारी हिंदी। देखो बच्चों, तो मैथिली, भोजपुरी और मालवी, दोबारा मैथिली, भोजपुरी और मगही इस वर्ग की मुख्य उपभाषाएं, ठीक है। चलिए अगला देखिए चौथा, राजस्थान हिंदी। देखो बच्चों, जैसे कि जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांगड़ी, ठीक है, ये सारी क्या है आपकी राजस्थान वर्ग की उपभाषाएं, ठीक है। अब देखो पांचवी ये है पहाड़ी हिंदी। तो देखो बच्चों, गढ़वाली और कुमाऊनी उपभाषाएं इस वर्ग में आती हैं। तो बच्चों ठीक है, चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम तथा तकनीकी कामों की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आज हिंदी केवल भारतीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है, ठीक है ना बच्चों। विश्व के अनेक देशों जैसे कि फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड, कनाडा, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, ठीक है, आदि में हिंदी बोली जाती है। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए हिंदी सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी बोली जाती है। इसीलिए सिर्फ ये राजभाषाएं नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बन चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण उसमें उसकी बोलियां और भाषाओं का प्रयोग होने लगते हैं। समझ आ बच्चों, तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है, ठीक है। अब देखो, अतः भाषा में एक रूपता तथा अनुशासन लाने की दृष्टि से उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों समझ आया, क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में उसकी अलग अलग थोड़ी क्या होती है, बोलचाल होती है ना, उनका रहन सहन अलग होता है, खान पीन अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा या फिर जो भी भाषा हो उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है ना। इसीलिए देखिए हमें, ताकि देखिए पूरे क्षेत्रों में, ताकि देखिए पूरे भारत में एक ही भाषा मानी जाए, इसीलिए हमें इसका क्या है, मानक रूप मानना आवश्यक है, ठीक है। तो आपको इसका मानक रूप देखना आवश्यक है। चलिए देखिए कैसा है। इससे शब्दों की एक रूपता बनाए रखकर उनके प्रयोग भेद के भ्रम को दूर करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। चलिए देखिए, उदाहरण स्वरूप इसमें दिया गया क्या क्या है, हिंदी में प्रचलित कई वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे कि ग्र, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का ग्र लिखा हुआ है, और अ, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, त और कृत, ठीक है। ऐसे ही ह और हन, टट तथा टट, जाय तथा जाय। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि हर शब्द यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं वो एक समान ही है, लेकिन उनका जो लिखने का बनावट है वो क्या है, अलग अलग है ना। देखिए अब आगे, ऐसे में शिष्ट और सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाला भाषा रूप ही स्वीकार किया जाता है, ठीक है। भाषा का यह व्यवस्थित रूप उसका मानक रूप कहलाता है। तो बच्चों आपको समझ आया, हमने देखा कि ये जो आपने देखा दो से ज्यादा, जो मतलब दो से ज्यादा कई अन्य तरीके से इनको लिखा जा सकता है अलग अलग, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति हैं या फिर कह सकते हैं जो सुशिक्षित व्यक्ति हैं, जब वो इन भाषा को या जो भी वो क्या करते हैं यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जिस भी भाषा को, जिस भी शब्दों को,
जिस भी शब्द को वो प्रयोग करते हैं तो उसी को हम क्या मानते हैं बताइए, ये उसका मानक रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कौन सा है भाषा के अंग। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं भाषा के अंग। देखो बच्चों, मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा जिनका आश्रय लेती है वे भाषा के अंग कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से, जैसे कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। तो आपने देखा बच्चों कि ये जो आपके 5 हैं यही क्या है, भाषा के अंग है। इन्हीं सब के प्रयोग करने के बाद ही कोई भाषा बनती है। ठीक है, देखो अब लिपि का परिचय आप पीछे प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में। तो पहला ध्वनि मतलब साउंड। देखो बच्चों, ध्वनि भाषा का मूल है। ठीक है, किसी भाषा में प्रयुक्त होने पर ध्वनि वर्णों तथा शब्दों का ज्ञान करवाकर भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, इस प्रकार मौखिक भाषा के अंतर्गत छोटे से छोटे रूप को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए अब देखते हैं दूसरा, ये है वर्ण तथा वर्ण या अक्षर मतलब लेटर। देखो ये मुख्य रूप से दोबारा ये मुख से उच्चारित ध्वनियों के प्रतिनिधियों के रूप में एक छोटे से छोटे चिन्ह होते हैं जो भावों को अभिव्यक्त या अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे कि अ, आ, क, च, ट आदि। बच्चों देखा, ये कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो कि हमारे मुख से निकाली जाती हैं। ठीक है, वो छोटी से छोटी मतलब लघुतम रूप है ये हमारी ध्वनि का। ठीक है, देखिए इसको, ये जो वर्ण है इसको आप और दोबारा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए शब्द मतलब वर्ड। देखिए तो देखिए बच्चों, सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, देखो जैसे कि र जमा आ जमा म जमा अ जमा क्या बनेगा ये बताइए, ये बनेगा राम। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बच्चों, घर, आंगन, पुस्तक, कमल आदि ये सभी क्या शब्द हैं। बच्चों इसमें आपने देखा कि हमने क्या लगाए हैं, यहाँ पे वर्ण लगाए हैं। ठीक है, वर्णों को हमने कुछ इस प्रकार लगाया है जिससे क्या है, एक सार्थक अर्थ मिल रहा है। सार्थक मतलब शब्द जो आपका बनेगा वो कैसा होगा, एक अर्थ प्रकट करने वाला होगा। ठीक है, इसी वजह से आपने कहा है यहाँ पे कि सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चौथा देखते हैं, ये वाक्य मतलब सेंटेंस। देखो वक्ता के आशय को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, वाक्य भाषा संरचना का महत्वपूर्ण अंग है, यही भाषा को पूर्णता प्रदान करता है। उदाहरण देखिए क्या है, परशुराम शिवाजी के उपासक थे। ठीक है, भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते थे। दोबारा, भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते हैं। बच्चों देखिए, आपको समझ आया कि यहाँ पे हमने क्या किया, शब्दों को एक सही तरीके से सही क्रम में लगाया, तब जाके हमें उनसे एक सार्थक अर्थ मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब वो पूरा जो वाक्य बना है, वो जो समूह है वो कैसा है, एक सार्थक है। ठीक है बच्चों, तभी हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, पूरा एक वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब आते हैं हम अगले विषय, ये है आपका व्याकरण मतलब ग्रामर पे। चलिए देखिए क्या है, भाषा मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, शिक्षित और अशिक्षित सभी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों के द्वारा किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग तथा वाक्य विन्यास में अंतर होता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग करता है, नित्य प्रयोग के कारण उसमें सदैव स्थिरता नहीं रहती। ठीक है बच्चों, इस हेतु भाषा को व्यवस्था प्रदान करने हेतु कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। बच्चों समझ आया। देखिए हम भाषा प्रयोग तो करते हैं, पर भाषा में कई बार जब बार बार हम प्रयोग करते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, हम कहीं कहीं शब्दों का उच्चारण गलत कर देते हैं, वर्णों को गलत बोल देते हैं, तो यही आपकी क्या है, ये क्या है, एक अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वाक्य। इसी वजह से हमने क्या किए, कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे आपकी भाषा क्या एकदम शुद्ध हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, तो उन नियमों के आधार पर भाषा प्रयोग में स्थिरता बनी रहती है। ठीक है बच्चों, भाषा की ध्वनियां, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियम पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, किसी भाषा के सब नियमों को एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। बच्चों समझ आया, हम व्याकरण के द्वारा हमारी पूरी की पूरी जो भाषा है, शब्द हो, कुछ भी हो, वाक्य हो, हर किसी को हम एकदम शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं, किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। बच्चों समझ आया, भाषा के लिए जो नियम होते हैं उसकी नियमावली को ही हम व्याकरण कहते हैं। समझ आया, ये एक सुंदर सी छोटी सी इसकी परिभाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता। ठीक है, देखिए किसी भी भाषा समाज के अधिकांश लोग या शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को व्याकरण आधार मानकर उस भाषा की व्याकरण की रचना करता है। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण मूलतः समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। ठीक है, वह स्वयं अपने नियम बनाकर समाज को प्रयोग करने को नहीं कहता। ठीक है, व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में मान्यता आती है जो भाषा को
परिनिष्ठ बनाने में सहायक होती है। चलिए बच्चों देखते हैं हम आगे। देखो, व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक ठाक प्रभावशाली प्रयोग करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है, ठीक है, तथा भाषा प्रयोग के विभिन्न नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों समझ आया, अगर एक बार आपको व्याकरण का ज्ञान हो जाता है तो आप उसके बाद आप व्याकरण में मतलब आप भाषा में कोई भी अशुद्धि नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, तो अब है बच्चों व्याकरण के विभाग, ठीक है। देखिए, व्याकरण में हमें भाषा के संबंध में जो ज्ञान कराता है उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है ध्वनि, दूसरा शब्द और तीसरा है वाक्य, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ध्वनि के योग से पदों और पदों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। व्याकरण में इन सभी का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है वर्ण विचार मतलब ऑर्थोग्राफी। देखो बच्चों क्या है, इसके अंतर्गत अक्षरों मतलब वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल में शब्द बनाने के लिए नियम आदि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, शब्द विचार मतलब एटाइमोलॉजी, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उनके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, अब है वाक्य भेद मतलब सिंटैक्स। देखिए, इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, उपभेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है, ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं वर्ण मतलब लेटर के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं निम्नलिखित, लिखित भाषा में वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। बच्चों देखिए समझ आया। देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं, कुछ वर्ण निकल रहे हैं ना, कुछ ध्वनि निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है वो वर्ण है, ठीक है। उसी वर्णों को अगर मैं लिख दूं तो वो क्या है, वो उसका लिखित भाषा है, ठीक है ना, समझ आया बच्चों। चलिए, इस प्रकार लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण मतलब लेटर कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके। बच्चों समझ आया कि वर्ण एक छोटी मूलभूत इकाई है जिसको आप और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। उदाहरणतः देखिए, जैसे कि अ, क, त, प, ट आदि वर्ण है, इनके और खंड नहीं किए जा सकते, समझ आया बच्चों। चलिए आगे देखिए, अन्य उदाहरण देखिए। चलिए बच्चों, जल पीजिए, ठीक है। इस वाक्य में जल नाम संज्ञा है, ठीक है बच्चों, समझ आया। जल क्या है, एक नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा है, और पीजिए क्या है, क्रियापद है, समझ आया। इन दोनों पदों के संयोग को पृथक करने पर मूल अवयव निकल जाते हैं, ठीक है, जो वर्ण है। चलिए बच्चों देखिए, जैसे कि जल है, अब जल किस प्रकार बना है, वर्णों के परस्पर मेल से। चलिए देखिए, जैसे कि ज जमा अ जमा ल जमा अ, तो इससे बना है जल, ठीक है। पहले पद में 4 ध्वनियां हैं, समझ आया बच्चों। अब दूसरा पद देखिए क्या लिखा है, पीजिए, तो पीजिए में प जमा ई जमा ज जमा ई जमा ए, ये क्या है, पीजिए। तो इसमें कितने हैं, इसमें दूसरे पद में 5 ध्वनियां, ठीक है। ये जो ध्वनियां हैं क्या है, ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं, ठीक है ना, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आते हैं हम वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है। वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। चलिए देखिए, वर्णमाला शब्द किससे बना है, देखिए वर्ण जमा माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह, ठीक है। किसी भाषा में कितने वर्णों का प्रयोग होता है, उन सबको एक निश्चित क्रम व्यवस्था में मिलाने पर वर्णमाला बनती है। बच्चों समझ आया, वर्ण तो हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है। अब वर्णों को जब हमने एक समूह में बना दिया, पूरा हमने एक नियम के अनुसार उसको सही क्रम में लगाया है, तो वो जो समूह है हमारा, वही तो आपका वर्णमाला है, ठीक है। देखिए अब आगे, हिंदी वर्णमाला के स्वरूप निम्न प्रकार हैं। चलिए देखिए, पहले आपको दिया गया है स्वर। स्वर कौन कौन से, देखिए अ आ ई उ री ए ओ, ठीक है। देखिए अनुस्वार कौन कौन से, देखिए अंग और विसर्ग क्या है, अह, ठीक है। तो देखिए अंग और अह दोनों क्या है, अयोग वाह, ठीक है। अब आइए व्यंजन देखते हैं कौन कौन से, जैसे कि क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह, ठीक है बच्चों। आपने देखा कि ये सभी क्या हैं, आपके व्यंजन है। इसमें देखिए कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों आपको समझ आ गया कि क्या होती है वर्णमाला, उसमें कौन कौन से आपके वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब है आगत, ठीक है। तो देखो जैसे कि ओ
क्या है, क, ख, ग, ज, फ। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। देखिए आप, आपने अगत देखा अभी, अब देखिए संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन आपके चार हैं, कौन कौन से, देखिए एक है श, एक त्र, ज्ञ और श, ठीक है, ये चार हैं। अब जैसे कि श है, किससे बना है, ये आपका क जमा श से बना है। ऐसी त्र किससे बना है, त जमा र से बना है। आपका ज किससे बना है, देखिए आपका ज्ञ किससे बना है, देखिए ज जमा य से बना है, ठीक है, तथा श किससे बना है, श जमा र से बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, अन्य करते हैं, जैसे कि ढ, जैसे कि ड़ और ढ, ठीक है। देखिए और दूसरा क्या है आपका, हल चिन्ह। देखो बच्चों क्या है, अब इसमें ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर निहित होता है। तो बच्चों समझ आए कि अ जो है वो सभी के सभी वर्णों में होता है, सभी के सभी व्यंजनों में होता है। जैसे क जमा अ, तो क्या बनेगा, क, ठीक है। अतः किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह, क्या है, हलंत जिसे हम कहते हैं, लगाया जाता है। बच्चों आपको समझ आया। देखिए जिसके नीचे, जिस वर्ण के नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ हो, वो इसका अर्थ है कि उसमें क्या है, वो स्वर रहित है, ठीक है, उसमें अ का भी स्वर नहीं है, ठीक है। अन्यथा आप देखा जाए कि कोई भी आपके वर्ण, कोई भी आपके व्यंजन जो होते हैं उनको बिना स्वरों के नहीं बोला जाता, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब हम करते हैं वर्ण भेद, मतलब काइंड्स ऑफ लेटर। चलिए देखिए, तो भाषा की ध्वनियों का उच्चारण होठों में लेकर गले तक के विभिन्न उच्चारणों अवयवों की सहायता से होता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने जाते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। देखो बच्चों, अब पहला है स्वर मतलब वोवल, चलिए इसे पढ़ते हैं। वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतः बोली जा सके स्वर कहलाती है। बच्चों समझ आया कि स्वर क्या होते हैं, ये अकेले के अकेले बोले जा सकते हैं, इसको किसी की भी सहायता नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो जाता है वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से यहाँ पे 11 स्वर हैं जो कि स्वतः बोले जाते हैं। ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चे स्वरों के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ वोवेल्स। चलिए देखिए, क पहले देखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के निम्नलिखित भेद हैं, कौन कौन से, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। चलिए देखें, अब एक एक करके हम तीनों इन भेदों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो पहला है ह्रस्व स्वर मतलब शॉर्ट वोवेल्स। चलिए देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा काल लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 है, कौन कौन से, देखिए अ, ई, उ, री, ठीक है। चलिए अब दीर्घ स्वर देखते हैं दूसरा, तो ये है लॉन्ग वोवेल्स। देखिए बच्चों क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। देखो कौन कौन सी, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ये है प्लुत स्वर मतलब लॉन्गर वोवेल्स। चलिए देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर का, प्लुत रूप का निर्देश करने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए ओम, आपने देखा बच्चों, ओम में जो आप बीच में देख रहे हैं किस प्रकार बना हुआ है, ये देखिए ये किस प्रकार 3 जैसा लग रहा है ना, हिंदी के 3 जैसे हम लिखते हैं ना वर्ण, उस प्रकार बना हुआ, ठीक है। परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है, ठीक है। चलिए आप आगे देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं अ ध्वनि, ठीक है। देखिए अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग आजकल हिंदी में होने लगा है, ठीक है। कुछ शब्द जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, हॉल आदि में आ ध्वनि पाई जाती है, ठीक है। यह ध्वनि आ और ओ के बीच में स्थित है, ठीक है बच्चों। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए होता है, समझ आया बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों स्वरों की मात्राएं, देखो सिंबल्स और वोवेल्स। चल देखिए, शब्दों को लिखते समय स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से 2 रूपों में, पहला है स्वर अपने मूल रूप में और दूसरा है स्वर मात्रा के रूप में, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला क्या पढ़ रहे हैं हम, स्वर अपने मूल रूप में। तो देखो बच्चों, जैसे कि अब, तो अब किससे बना है, अ जमा व, ब से, ठीक है। तो अब हो गया। ऐसे ही आम किससे बना है, आ जमा म से। इमली किससे बना है, ई जमा मली से, ठीक है। इसी प्रकार और बना है ओ जमा र से, औरत बना है ओ जमा रत से, ठीक है, आदि। यहाँ अ, आ, ई, ओ अपने मूल रूप में है, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा है स्वर मात्रा के रूप में। देखो बच्चों क्या है, राजा, ठीक है। राजा किस प्रकार बना है, देखिए र जमा आ की मात्रा जमा ज जमा आ की मात्रा, तो बना राजा। इसी प्रकार देखिए क्या है, कील, तो क जमा ई जमा ल, तो ये बना है कील।
इन शब्दों में आ तथा ई स्वरों की का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब मात्रा की परिभाषा देखो। लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। तो आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि मात्राएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्वर लिखे गए हैं ऊपर, फिर उसके नीचे मात्राएं, मात्राओं के चिन्ह बने गए हैं, उसके नीचे है प्रयोग। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि अ है तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसी प्रकार देखिए जैसे कि कल, देखिए बच्चों, कल, जल। ठीक है, अब देखिए कौन सी मात्रा, कौन सा स्वर है अब आ, तो आ की मात्रा इस प्रकार है। इसका उदाहरण है काल, जाल। ठीक है, ई देखिए, ई की मात्रा तो ये है किसान, जिस। ठीक है, अब देखिए ई की मात्रा तो ये है कील, जीव। ठीक है, ऊ की मात्रा देखिए तो कुल, रुख। ठीक है, ऊ की मात्रा तो ये है सूत, रूप। ठीक है, री की मात्रा देखिए क्या है, तो ये है देखिए इस प्रकार केला, घेर। ठीक है, ए की मात्रा देखिए सैर, बैल। ठीक है, ओ की मात्रा देखिए शोर, गोयल। ठीक है, औ की मात्रा तो ये है कौशल, कौन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं विशेष कुछ। ठीक है, देखिए तो पहला है अ की मात्रा नहीं होती। ये बच्चों मैंने आपको अभी बताया ना। अब देखिए सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले जाते हैं। ठीक है, अ रहित व्यंजन के नीचे हलंत, अरहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा देते हैं। समझ आया बच्चों। देखिए दूसरा क्या नियम है इसमें, देखिए दूसरा है उ, ऊ की मात्राएं र के साथ मध्य में लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि रुख, रुपया, रूप आदि। समझ आया बच्चों। चलिए तीसरा, री की मात्रा र के साथ नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, चौथा, श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर भिन्न रूप बनता है, जैसे कि श जमा र, तो क्या बनेगा श्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वर भेद। चलिए देखिए क्या है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। ठीक है, तो चलिए पहला मूल स्वर है कौन सा, देखिए जो स्वर दूसरों के मेल से नहीं बने हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे कि ये चार हैं, कौन कौन से, जैसे कि अ, ई, उ, री। ठीक है, अगला देखिए दूसरा संधि स्वर। ठीक है, तो जो स्वर दो या दो से अधिक मूल स्वरों के मेल से बने हैं, ठीक है, उन्हीं को हम संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, ये है आ किससे बना है, देखिए अ जमा अ से। ठीक है, ई किससे बना है, ई जमा ई से। ऊ बना है आपका ऊ जमा ऊ से। ए बना है आपका अ जमा ई से। ए बना है आपका अ जमा ए से। ओ बना है आपका अ जमा ऊ से। और ओ बना है आपका अ जमा ओ से। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब है आपके पास अयोग वह, मतलब आफ्टर साउंड। देखिए कौन कौन से, एक तो है आपके पास अंग और अह। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके अयोग वह। ठीक है, देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अंग तथा अह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ठीक है, ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और ना ही व्यंजनों की में स्थान पाते हैं। ठीक है, स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। ठीक है, इसीलिए उन्हें अयोग वह कहा जाता है। बच्चों समझ आया, जो अंग और आह है ये आपके स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। लेकिन अब देखिए स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि ये द्वारा, देखिए बच्चों ये स्वर और व्यंजन तो है ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, देखिए अब हम करते हैं अनुस्वार मतलब नस्ल। ठीक है, देखिए यह है अंग, अपने से पूर्व वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे कि हंस, कंठ, गंगा, अंगूर, अंग आदि। ठीक है बच्चों, इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से मिलती है। बच्चों समझ आया अंग के बारे में। चलिए अब आगे देखिए आप जो, अब है अनुनासिक मतलब सेमी नसल्स। ठीक है, चलिए देखिए अनुनासिक का उच्चारण, आइए बच्चों अनुनासिक करते हैं। ठीक है, देखिए अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। ठीक है, इसका चिन्ह दिख रहे हैं इस प्रकार है। ठीक है,
इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। ठीक है, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे कि देखिए, चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ 3 शब्द दिए गए हैं, इन तीनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ये जो ध्वनि है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है तो है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि यह हंस, ठीक है, आंख, ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए अब आगे बच्चों देखिए क्या है, विसर्ग मतलब सॉफ्ट एस्पायरेट। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है, यह भी अनुस्वार की भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। ठीक है, आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा है, इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है। जैसे कि देखिए क्या है, प्रातः, नमः आदि। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। चलिए देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ध्वनि वायु, दोबारा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर आती है उन्हें, और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ आए? ये कुछ ऐसे वर्ण है, ये कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनको आप बिना स्वरों की सहायता नहीं बोल सकते। ठीक है ना, देखिए अब व्यंजनों के भेद मतलब काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। चलिए देखिए, तो व्यंजनों के निम्नलिखित, व्यंजनों के अग्रलिखित 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन मतलब टच कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखिए स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ व मुख के विभिन्न अंगों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक हैं, इनकी संख्या 25 है। तो बच्चों समझ आया आपको, क से लेकर म तक के सभी वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपकी जो जीवा है, जो जीभ है, वो पूरे किसी ना किसी यहाँ पे मतलब मुख के भीतरी भागों को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन मतलब इंटरनल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखिए इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ व मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये कौन से हैं? जैसे कि य, र, ल, व। ठीक है, तो ये कुछ 4 हैं जिनमें आपकी जो जीवा है मुख के किसी भी भाग को छूती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब है तीसरा, ये है ऊष्म व्यंजन मतलब एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखिए इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसीलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? जैसे कि है आपके पास श, श, स और ह। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए अब हम बच्चों देखते हैं, ये है संयुक्त व्यंजन मतलब जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों समझ आया? जिस प्रकार आप समझ पा रहे हैं संयोग, देखिए संयुक्त, संयुक्त का अर्थ ही यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है बच्चों, देखिए आप, जैसे कि देखिए यहाँ पे श किससे बना है? क जमा श से। ठीक है, क जमा श जमा अ से, ये क्या है? क्षत्रिय। ठीक है, आगे देखिए त्र से क्या होता है? त्राण। ठीक है, देखिए त जमा र जमा अ, तो ये इससे बना है। इसी प्रकार ज्ञ बना है किससे? ज जमा इया जमा अ, इससे बना है ज्ञान। ठीक है, इसी प्रकार श से उदाहरण है आपका श्रवण, तो देखिए श जमा र जमा अ, ठीक है, इससे बना है आपका श्रवण। ठीक है, देखिए बच्चों आइए अब हम करते हैं द्वित्व व्यंजन मतलब डबल कॉन्सोनेंट। चलिए देखिए, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि देखिए क्या है? जैसे कि कक। ठीक है, क्या है? कक का यहाँ पे क्या उदाहरण? देखिए इसका बना किससे? क जमा क से, तो क्या है? मक्का, चक्कर, चक्की, शक्कर। ठीक है, देखिए अब तत। ठीक है, देखिए त जमा त से बना है, क्या उदाहरण है? पत्ता, कुत्ता, सत्ता। ठीक है, लल से देखिए ल जमा ल से बना है क्या? गल्ला, हल्ला, तल्लीन। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, स्वनिम ध्वनिया मतलब वोवल साउंड्स। चलिए देखिए, हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित हो गई हैं, ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, ड ढ स्वनिम ध्वनियां हैं, ये दोनों ड और ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ड ढ ध्वनियां शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। ठीक है, तो शब्द के बीच तथा अंत में ये ड़ ढ में बदल जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए जैसे कि ड है। ठीक है, ड ड़, तो क्या बन गया? डमरू, डलिया। ठीक है, अड्डा, सड़क, अड्डा देखिए अड्डा, सड़क, पकड़, मोड़ आदि। ठीक है बच्चों, देखना आपने किस प्रकार इसमें ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखिए ढ ढ, ढक्कन, ढेर, गड्ढा, गढ़, पड़ आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे करते हैं। अब है हमारे पास आगत ध्वनि मतलब रेजोनेंट
साउंड्स। ठीक है, देखिए हिंदी में ऐसी ध्वनियां जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? देखिए क, ख, ग, ज, फ आदि आगत ध्वनियों के रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ताक, फन, बाग आदि आगत ध्वनियों के उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी की औ ध्वनि भी आगत ध्वनि है। ठीक है बच्चों, समझ आया आगत ध्वनियां क्या होती हैं, जो आपकी किसी अन्य भाषा से, किसी अन्य देश से दी गई है। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों, देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया होगा, है ना। चलिए आइए इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। देखो बच्चों, क क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो बच्चों, पहला है मनुष्य प्राय अपने विचार कितने प्रकार से प्रकट करता है, तो 3 प्रकार से, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, दूसरा देखिए हिंदी की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, बताइए कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। चलिए बच्चों देखिए, तो दूसरे का उत्तर क्या होगा, 5। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं, बताइए कितने अंग होते हैं, तो इसके 5 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताइए, जैसे कि आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए ये है व्यंजन द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखिए ये है आपके, यहाँ पे ये तो स्वर हो गया, इसके ऊपर है। ठीक है, ये देखिए व्याकरण के विभाग कितने हैं, देखिए यहाँ पे 3 है। एक है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या है इसमें, 5वां देखिए व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, आइए बच्चों चौथा प्रश्न करते हैं, कितना, स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर के हमने कितने भेद होते बताइए, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए तो स्वर के हमने कितने भेद पढ़े थे, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए तो स्वरों के भेद कितने यहाँ पे देखिए, तो पहला था यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, ये 3 इसके हैं। ठीक है, 3 इसके भेद है। चलिए अगला देखिए बच्चों, अब है अब कौन सा है, संयुक्त व्यंजन के किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों बताइए, देखिए 2 वर्णों के मेल से बना एक नया शब्द, नया वर्ण, उसी को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, समझ आया, जो 2 वर्ण मिलते हैं वो अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो देते हैं और एक नया वर्ण बन जाता है। ठीक है, नया शब्द बन जाता है। चलिए अब देखिए बच्चों, ख लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्या है, भाषा किसे कहते हैं बच्चों बताइए। देखिए मनुष्य के विचारों को प्रकट करने के लिए जो माध्यम वो अपनाता है उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, दूसरा देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए हमने देखा था कि भाषा को या फिर हिंदी भाषा को, जो भी हमारी ये बोली, उसको हमें सही तरीके से शुद्ध बोलने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो नियम हमें भाषा का शुद्ध रूप बता सकती हैं वही आपका व्याकरण है। ठीक है ना बच्चों, चलिए मैं आपको इसकी परिभाषा दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ये आपका आ गया व्याकरण। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है ना बच्चों, आपको समझ आया कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण हमें कुछ ऐसे नियम देती है जिससे हमारी भाषा शुद्ध होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब क्या तीसरा, स्वर किसे कहते हैं बताइए, स्वर किसे कहते हैं। स्वर मुख से निकलने वाली ऐसी ध्वनि होती है, ऐसे वर्ण होते हैं जिनको आप बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि स्वतः बोले जा सकते हैं। अगला देखिए, अब चौथा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपने देखा था क्या, कि 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बना एक नया वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए पहले देखिए उपभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 4 उपभाषाओं के नाम लिखिए। देखिए तो हमने देखा था कि उपभाषा क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, तो उपभाषा किसे कहते हैं बताइए, जिस जैसे बोली होती है ना, बोली ही क्या है, आपकी उपभाषा है। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपने देखा था कि देखिए जो एक बोली होती है वो एक किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक है, उसी को बोली कहते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, एक सेकंड ना, पहले वाले को दोबारा कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, क्या है, उपभाषा किसे कहते हैं ना। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए उपभाषा क्या होती है। देखिए उपभाषा हमारी बोली ही होती है। ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली को, देखिए भाषा को हम बोली कहते हैं, वो तो क्लियर है। दोबारा बोल रही हूँ बच्चों, देखिए किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, लेकिन जब बोली कोई अन्य में एक महान रूप ले लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उपभाषा मान लेते हैं। ठीक है ना, जब बोली का प्रयोग किसी, आप कह सकते हैं साहित्यों में या फिर किसी अन्य प्रकार से किया जाने लग जाता है, तो ही वो उपभाषा बन जाती है। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब आगे देखिए, आइए दूसरा देखिए क्या है, स्वरों के भेदों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से थे, एक आपका कौन सा था, ह्रस्व स्वर है ना, दीर्घ स्वर है ना, प्लुत स्वर, तो ये 3 थे आपके पास। चलिए इनको परिभाषित करते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए ये है आपके
यहाँ देखिए कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, ये देखिए ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो क्या है, क्या था इनमें, जिन वाक्यों के जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, केवल मात्र, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं बच्चों केवल एक मात्रा काल, ठीक है। तो ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसी को आप दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्लुत स्वर, तो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कौन सा है, ये है आपका तीसरा, अयोगवाह से क्या अभिप्राय है, ठीक है। देखिए अयोगवाह आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा था, एक अनुस्वार और एक अनुनासिक, है ना, अनुस्वार और अनुनासिक था। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये रहे आपके, देखिए ये है आपके, ठीक है। ये देखो बच्चों, अनुस्वार कौन सा है, ये अंग, अनुनासिक क्या है, ये चंद्र बिंदी वाला, और क्या है ये, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं बताइए, इन्हीं दोनों को तो हम क्या कहते हैं बताइए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनुसार है, ये देखिए ऊपर ये अनुस्वार है, ठीक है। दोबारा उसका आंसर मैं दोबारा कर रही हूँ बच्चों, देखिए क्या है इसमें, अयोगवाह से क्या अभिप्राय है, देखिए जो आपका एक क्या होता है, देखिए एक बच्चों एक था हमारे पास क्या अनुस्वार और एक था हमारे पास अनुनासिक, ठीक है ना। तो वो जो दोनों ही थे, ठीक है, दोबारा बच्चों एक हमने पढ़ा था अनुनासिक और दूसरा हमने पढ़ा था विसर्ग। तो अनुनासिक और जो विसर्ग है वो दोनों ही क्या कहलाते हैं आपके, अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका घ प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित स्तंभों में अ में भाषा तथा ब में संबंधित लिपि के नाम दिए गए हैं, भाषाओं के सामने उनकी ठीक लिपि लिखिए, ठीक है। जैसे कि पहला है अरबी, ठीक है, तो अरबी में क्या है, देखिए अरबी का कौन सा हो जाएगा बताइए, फारसी, ठीक है बच्चों। देखिए तो अरबी में क्या कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, फारसी बच्चों। तो यहाँ पे पहला है अरबी, तो अरबी में क्या है बताइए, पहले उसका हो जाएगा फारसी, ठीक है, 8वां। फिर दूसरा अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो जाएगा रोमन, उर्दू, उर्दू का भी क्या हो जाएगा फारसी, ठीक है। फिर देखिए संस्कृत का क्या है, यहाँ पे देवनागरी, हिंदी का भी देवनागरी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि रोमन है तो रोमन है तो क्या आ जाएगा अंग्रेजी, फारसी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे उर्दू, देवनागरी है तो क्या आ जाएगा संस्कृत, गुरुमुखी तो क्या होगा बताइए, गुरुमुखी है तो पंजाबी, देवनागरी है तो हिंदी आ जाएगा, फिर फारसी है तो क्या आ जाएगा आपका अरबी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका आखिरी प्रश्न देखिए कौन सा है, सही विकल्प चुनिए। देखिए पहला है स्वर के भेद हैं, कितने भेद है बताइए, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, व्याकरण भाषा को करती है, क्या करती है बताइए, तो इसको शुद्ध करती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों हमने इस पाठ का, तो आइए बच्चों हमने इस पुस्तक का पहला पाठ पूरा कर लिया है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अब भाषा और व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।